एक अच्छी बात ये है कि अब एमपीएससी और यूपीएससी इन दोनों प्रिपरेशंस को आपको अलग से नहीं करना है, क्योंकि जब एमपीएससी का भी पेपर बनेगा तो रेफरेंस पेपर जो होगा वो यूपीएससी का ही पेपर है। इस साल के भी जो स्टूडेंट्स हैं वो एम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो वो देखें ही देखें, थोड़ा अन्य स्टेट में जहाँ पर इस तरीके का पैटर्न पहले लागू हो चुका है तो वो भी एक देखें। जो लोग इस साल एग्जाम दे रहे हैं वो ये नहीं सोचे कि समय कम है। हाँ, ठीक है, जो चीज आपके लिए है वही चीज बाकियों के लिए है। ये वाली जो यंग जनरेशन है जिसको मुझे भी लगता है कि अगर वो थोड़ा सोशल मीडिया पर कम रहेंगे, मोबाइल और ये सारी चीजें, थोड़ा बैक टू बुक्स जाना पड़ेगा। ओके, ऐसा क्या सीक्रेट फॉर्मूला है आपका कि बच्चे मतलब आपसे पढ़े हुए बच्चे जल्दी सिलेक्ट हो जाते हैं? तो मुझे लगता है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। पहले आप लाइफ स्किल सीखेंगे तो इस एग्जाम स्किल सीख जाएंगे। आपको लगता है कि प्लेटो, मैकियावेली या चाणक्य, हाँ, इनके अब कोई रिलेवेंस रह गया प्रेजेंस में? नहीं, चाइना अपने को डेमोक्रेटिक कहता है, बट चाइना जब डेमोक्रेटिक कहता है तो वो अपने आप को एक सोशलिस्ट डेमोक्रेसी कहता है। इलेक्शंस में ये छीटाकशी नहीं होगी, इलेक्शंस में आरोप प्रत्यारोप नहीं होंगे, तो फिर इलेक्शंस का कोई मतलब ही नहीं रहता है। शायद इसीलिए इंडिया की डेमोक्रेसी को बहुत कलरफुल डेमोक्रेसी बोला जाता है। इंडिया इज अ लैंड फॉर स्पाइसेस। आप एक भी जनरल इलेक्शन के रिजल्ट को आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये रिजल्ट गलत था। जिस समय जिसकी सरकार बननी थी उसी की ही सरकार बनी है। और आप मैच्योर नहीं हो तो आप उस जॉब में जाएं ही नहीं। इनफैक्ट आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। प्रिपरेशन तो कहीं भी हो सकता है, जिसको पढ़ना है वो कहीं भी पढ़ सकता है। यूपीएससी के बच्चों की हमेशा एक क्वेश्चन ये होता है कि लैंग्वेज मैटर करती है क्या आंसर राइटिंग में? लैंग्वेज आप कितनी खूबसूरती से उस चीज को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ये मैटर करता है। शुरुआत में लोग ये भी कहते थे कि कई बच्चे आते थे, कई मेल टीचर्स थे, तो वो ये भी कहते थे कि पॉलिटिकल साइंस जैसा विषय कोई लेडीज नहीं पढ़ा सकती। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा पॉडकास्ट कुछ खास होने वाला है। कॉम्पिटिटिव फील्ड में अगर हम बात करें ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट है पीएसआईआर। और पीएसआईआर का नाम लेते ही सब बच्चों के दिमाग में एक नाम आता है, फिलोसफर क्वीन। और आज हमारे बीच मौजूद है पीएसआईआर की जो सबसे विशेषज्ञ मैम है, शुभ्रा रंजन मैम। और उनके साथ आज हम बात करने वाले हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आज वास्तव कट्टा के माध्यम से हम पूछने वाले हैं। सो आज का पॉडकास्ट आप जरूर देखिए, क्योंकि आज बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। सो मैम, मेरा नाम है दीप्ति नायर और वास्तव कट्टा के इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो मैम, आज अभी आपने अगर देखा होगा महाराष्ट्र में, तो एमपीएससी का सिलेबस चेंज हो गया है, पैटर्न चेंज हो गया है। डिस्क्रिप्टिव पैटर्न इस साल से लागू हो रहा है 2025 से। तो आप पहले से ही डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में पढ़ा रहे हैं। अब एमपीएससी के बच्चे इस नए पैटर्न को एडॉप्ट कैसे करेंगे? मतलब कैसे, क्या होना चाहिए कि कहाँ से शुरू करें? यहाँ मतलब पीएसआईआर की अगर हम बात करें ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो क्या सोर्सेस हो, कैसे पढ़ाई करें, क्या बेस इनका होना चाहिए? देखिए, दो तरीके के स्टूडेंट्स की हम बात कर सकते हैं। एक जिन्होंने पहला प्रीलिम्स दे दिया है, हाँ, और जहाँ तक मेरी जानकारी है वो मेंस मार्च या अप्रैल में स्टार्ट होगा। तो उन बच्चों के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो उनको ऑब्वियसली कुछ शॉर्टकट्स के थ्रू ही आगे जाना होगा, क्योंकि वही एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगा। आप बहुत आइडियल सिनेरियो में अभी नहीं जा सकते हैं। और दूसरे वो बच्चे हैं जिनके पास एक पूरा साल भर का समय है। तो मैं पहले उन बच्चों की बात करती हूँ जो स्टार्ट कर रहे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि अब एमपीएससी और यूपीएससी इन दोनों प्रिपरेशंस को आपको अलग से नहीं करना है, और लेवल जो है वो भी लगभग एक जैसा ही रहने वाला है। क्योंकि जब एमपीएससी का भी पेपर बनेगा तो रेफरेंस पेपर जो होगा वो यूपीएससी का ही पेपर है। महाराष्ट्र से पहले कुछ अन्य स्टेट्स हैं जैसे यूपी में, वहाँ पर भी इस तरीके का सब्जेक्टिव पेपर यूपीएससी के पैटर्न पे, और जहाँ तक मुझे लगता है जम्मू एंड कश्मीर है, तो हमेशा रेफरेंस पैटर्न वो रहा। और
इस साल के भी जो स्टूडेंट्स हैं वो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो वो देखें ही देखें, थोड़ा अन्य स्टेट में जहाँ पर इस तरीके का पैटर्न पहले लागू हो चुका है तो वो भी एक देखें, क्योंकि कुछ लेवल डिफरेंट होगा जी, और जी, जी। पहली बार ये एग्जाम हो रहा है तो सभी कुछ अनसर्टेन है। तो एक थोड़ा सा बैलेंस और मुझे ऐसे लगता है थोड़ा कंपैरेटिवली इजी पेपर आएगा और ये गोल्डन चांस है उन बच्चों के लिए जो इस चीज को उतनी जल्दी अडेप्ट कर लें और उसको समझ लें। पॉलिटिकल साइंस में मैं अक्सर कहती हूँ कि ऐसे कहा जाता है कि टुडे स्पीड हैज इटसेल्फ बिकम अ डिटर्मिनेंट ऑफ पावर। तो आप कितना फ्लेक्सिबल हैं, कितना एडेप्टेबल हैं और आसानी से अगर आपका पढ़ने का जो सोर्स है वो आप चेंज कर दीजिए, आप अपने माइंड को कंडीशन करने लगिए, तो सब्जेक्टिव पेपर को भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। इट इज ऑल माइंड सेट। और मुझे ऐसे लगता है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट जब एमपीएससी देती है तो वो यूपीएससी भी सोचती तो है ही, तो इट इज दैट दे आर इन द प्रोसेस, बट अब उसको एक बहुत फॉर्मलाइज्ड कर देना है। तो जो लोग नेक्स्ट ईयर के प्रिपरेशन के लिए हैं तो सब्जेक्टिव पेपर में एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं? सब्जेक्टिव पेपर में जो गेम है वो लैंग्वेज गेम है। एक तो आप दूसरे की क्वेश्चंस को समझें और आप अपनी बात कह पाएं। तो लैंग्वेज के ऊपर कमांड कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। किसी भी इंसान को किसी दूसरे की राइटिंग पढ़ना आसान नहीं है अनटिल अनलेस आप बहुत अच्छे इन्फ्लुएंशियल राइटर हैं कि आपकी तरफ लोग आकर्षित होकर के आपका कोई भी टेक्स्ट पढ़ेंगे। तो इसकी एक प्रैक्टिस करनी है। मैं कहती हूँ कि यू स्टार्ट विथ न्यूज़पेपर रीडिंग। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास अब इतना टाइम नहीं कि वो टेक्स्ट बुक से प्रिपरेशन करें, क्योंकि इस एग्जाम में आपको जनरल स्टडीज भी संभालनी है, आपको ऑप्शनल भी संभालना है। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की खास बात है कि वो बहुत डायनेमिक है जी, करंट इवेंट से बहुत जुड़ जाता है, आपके जीएस के सभी पेपर्स से कहीं ना कहीं जुड़ता है। तो इन दोनों चीज़ों को साथ में प्रिपेयर करें। न्यूज़पेपर कैन नॉट बी इग्नोर्ड। आप बुक अप नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन पेपर पढ़ना, और सब्जेक्टिव में क्या है कि आपको सोचना है, सोचकर लिखना है, आपको अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना है। उस नॉर्मली क्या रहता है, फ्लो नहीं होता। कभी हम कुछ बोलना चाहते हैं तो हमारे पास एडिक्वेट वर्ड्स नहीं होते। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। तो पहली बात यह है कि जो लोग इस साल एग्जाम दे रहे हैं वो ये नहीं सोचे कि समय कम है। हाँ, ठीक है, जो चीज़ आपके लिए है वही चीज़ बाकियों के लिए है और कंपटीशन कंपैरेटिव है। एग्जाम के पहले के ही 2-3 महीने जो होते हैं वो ही डिसाइसिव होते हैं। तो अगर आप सिलेबस को ध्यान में रखेंगे और इस साल के लिए यूपीएससी के पिछले 5 साल के आप पेपर्स मेन से कर दीजिए, 1-2 स्टेट सर्विसेज के भी कर दीजिए, कम करिए, कंसोलिडेट करिए। और मैं हमेशा मानती हूँ कि एग्जाम में जितना रोल पढ़ाई का या इंफॉर्मेशन का होता है उतना ही रोल आपके जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं और आपके माइंड को आप जैसा ट्रेन करने लगते हैं, आपको लगेगा मुश्किल है, कुछ नया है, तो वो वैसे गाइड करने लगता है। नया सभी के लिए है और लिमिटेड टेक्स्ट लें। पॉल साइंस अगर है तो आप हमारे कंटेंट को लीजिए। कंटेंट से भी दिस इज द टाइम जब आप एप्लीकेशन सीखें। जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो कंटेंट से फाउंडेशन को बनाएं, जो इस साल के बच्चे हैं उनको एप्लीकेशन ओरिएंटेड होना है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, डिमांड समझें कि डिमांड क्या चीज़ है, क्या चीज़ देखी जा रही है। एंड आई थिंक आज का जो जेनजी है दैट कैन इजीली अडेप्ट, दे आर स्मार्टर देन अस। ओके मैम, जैसे अभी आपने कहा कि जेनजी आर स्मार्टर देन अस, सो क्या आपको लग रहा है कि बच्चे बदल रहे हैं? क्योंकि आपने तो बहुत सारी जनरेशन्स को आईएएस बनाया है, तो जो नए बच्चे आ रहे हैं इनमें आपको क्या चेंजेस लग रहे हैं मैम?
नए बच्चे जो आ रहे हैं मुझे लगता है कि डेफिनेटली स्मार्ट हैं, बहुत जल्दी वो चीज़ों को अडेप्ट करते हैं अगर उन्हें अच्छी सी गाइडेंस मिले। हाँ जो मैं कहूँ कि थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा वो वाले बच्चे जो कोविड के दौरान कॉलेज इनका था, हाँ तो उन्होंने वो कॉलेज की कई चीज़ें मिस आउट कर दी। right, और कॉलेज में आप पढ़ने के लिए भी जाते हैं, इसके साथ साथ आपका एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट रहता है, right, टीचर के साथ एक कनेक्ट होता है, टीचर हाँ के साथ एक इमोशनल कनेक्ट होता है, तो वो वाली चीज़ें थोड़ा मिस आउट किया। उसके बाद की जो ईयर्स वाले बच्चे हैं वो तो शायद बैक टू नॉर्मल ही हैं, हाँ हाँ तो बच्चों में कोई फर्क नहीं कह सकते हैं। के- और केवल बच्चे नहीं बदल रहे हैं, टाइम बदल रहा है, एग्जाम बदल रहा है, बिल्कुल एवरीथिंग इज चेंजिंग। right, तो बस एक समस्या है कि ये वाली जो यंग जनरेशन है, जिसको मुझे भी लगता है कि अगर वो थोड़ा सोशल मीडिया पर कम रहेंगे, मोबाइल और ये सारी चीजें, थोड़ा बैक टू बुक्स जाना पड़ेगा, ओके बैक टू टेक्स्ट जाना पड़ेगा। ओके ओके बहुत सारे लोग, जैसे अभी क्या हो गया है, एआई रेवोल्यूशन है, चैट जीपीटी है, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो सोल्यूशन है। वेस्ट में कई लोगों को लगा कि उससे थीसिस भी लिखी जा सकती है, बट पीपुल आर रियलाइजिंग कि इट कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट टू द टेक्स्ट। राइट आप बेसिक्स तरीके से पढ़ाई करें, जी यू आर डेफिनेटली स्मार्टर, दैट आई बिलीव। मैंने ये भी देखा है कि अभी के बच्चे थोड़े ज़्यादा अवेयर भी हैं और हाँ उनमें सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। ज्यादा है आई एम ऑलवेज आई ऑलवेज थिंक कि मेरे बैच में लोग आते हैं तो नेक्स्ट बैच वाले बच्चे ज़्यादा अवेयर होते हैं। जी 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 हालांकि एक चेंज आ रहा है टीचर और स्टूडेंट के बीच की जो रिलेशनशिप है, क्योंकि समवेयर जो हमारे ट्रेडिशंस हैं वो वीक पड़ रहे हैं और ग्लोबल वर्ल्ड में बहुत इंटर कनेक्शन है, वो एक डिफरेंस है, बट इट इज ओके। टीचर्स में भी चेंज आ रहा है, स्टूडेंट्स में भी चेंज आ रहा है, पेरेंट्स में भी चेंज आ रहा है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। राइट यस मैम मैम पीएसआईआर की अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिसमें टॉप 10 अगर फाइनल लिस्ट में देखें तो सारे शुभ्रा रंजन आईएएस की क्लासेस के बच्चे होते हैं मतलब टॉप 10 में बहुत सारे बच्चे आपके होते हैं ऐसा क्या सीक्रेट फॉर्मूला है आपका कि बच्चे मतलब आपसे पढ़े हुए बच्चे जल्दी सिलेक्ट हो जाते हैं सीक्रेट फॉर्मूला चाहे मेरे क्लास की आप बात करें या लाइफ में किसी भी क्षेत्र में, जी जी तो मुझे लगता है कि देर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। दैट्स ट्रू फाइन, तो हार्ड वर्क ही सीक्रेट है और ये बड़ा ओपन सीक्रेट है। ये सीक्रेट पता तो सबको है, हाँ लेकिन नेक्स्ट स्टेप है कि क्या जो हम जानते हैं क्या वो हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं कि हाँ नहीं, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। राइट राइट तो हार्ड वर्क करिए। और मेरा हमेशा फोकस बच्चों को यही रहता है कि नॉट जस्ट गिविंग देम इंफॉर्मेशन, जी बिकॉज इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी है, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट को क्रिएट करना। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पहले आप लाइफ स्किल सीखेंगे तो इस एग्जाम स्किल सीख जाएंगे। राइट और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो एक्सपीरियंस हुआ, यूपीएससी के बहुत सारे एग्जामिनेशन पैटर्न्स देखे, बहुत तरीके के स्टूडेंट्स भी देखे, तो वो एक एक्सपीरियंस भी है कि कैसे बच्चे समझेंगे हाँ और उन्हें क्या चीज़ समझनी है। राइट तो you can say experience, but obviously I believe it's all about hard work, only hard work with अंडरस्टैंडिंग। राइट आप चीजों को समझे, जैसे आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन अगर आउटकम नहीं आ रहा है तो उसको कोशिश करें, उसी चीज को बार बार करते रहना हाँ और रिपीट करना, वो सारी चीजें ना करें, उसको समझे। तो हमारी सक्सेस जो भी है, मैं तो यही मानती हूँ कि मेरे अपने जो भी वेल विशर्स हैं, जो गुरुजन हैं, जी जो पेरेंट्स हैं, खुद स्टूडेंट्स हैं, शायद सबके सपोर्ट से ही ये सब हो पाता है। और यस हम लोग बहुत ज़्यादा, बिकॉज वी फाइंड कि जो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, तो वो जब सक्सेस हो, हम अपने ही गोल्स बनाते हैं कि इस बार ऐसा होना चाहिए, इस बार होना चाहिए। इन शॉर्ट, नॉट ओनली नो व्हाट टू डू,
बट वंस यू नो यू स्टार्ट डूइंग इट ऑल्सो, आप वो करें भी, लोग करने में शॉर्ट पड़ जाते हैं। राइट मैम, अगर हम पीएसआईआर की बात करें तो थिंकर्स जो पार्ट 1 में है, पेपर 1 में है, इनका काफी ज्यादा वेटेज है। आप भी जब पढ़ाते हैं तो थिंकर्स पे काफी एम्फसाइज करते हैं। आपको लगता है कि प्लेटो, मैकियावेली या चाणक्य, हाँ, इनके अब कोई रिलेवेंस रह गया प्रेजेंस में, क्योंकि वो तो हाँ, काफी साल पुराने हो गए। देखिए, इसमें दो स्तर पे बात की जा सकती है कि सब्जेक्ट में इनकी भूमिका, हाँ, या पॉलिटिक्स को समझने में इनकी भूमिका। तो अगर मैं कहूँ सब्जेक्ट में भूमिका, तो सब्जेक्ट में बहुत बड़ी भूमिका है। जी। अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरा पीएसआईआर के सिलेबस को बहुत मैकेनिकली लेते हैं। उनको लगता है कि हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक इक्वल टाइम लेना चाहिए, हाँ, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि Right. आपको सब्जेक्ट को बहुत ऑर्गेनिकली समझना है। जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है वो फाउंडेशन है। राइट, आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे ज्यादा समय फाउंडेशन में लगता है। जी। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट सब्जेक्ट में हम क्यों पढ़ते हैं? राइट, क्योंकि उसके द्वारा ही हर सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है। आप सब्जेक्ट ही लैंग्वेज नहीं डेवलप कर सकते। आपको पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज, मतलब अगर हम किसी को पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म हाँ, बोल रहे हैं तो हमें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि किसको बोल रहे हैं। तो सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंसी लाने के लिए तो मस्ट ही है। राइट, नाउ अगर आपको वर्तमान परिवेश समझना है, आपको गवर्नेंस समझना है, कोई भी चीज समझनी है, तो ये जो थॉट्स एंड थ्योरी, दीज आर एक्सप्लेनेटरी टूल्स। ओके, जैसे हम किसी चीज को समझें कैसे, राइट, तो ऑब्वियसली उस क्षेत्र में जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके ओपिनियन क्या है। हाँ, अगर हम समझने के बाद भी प्लेटो के ही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो बात तो प्लेटो ने कह ही रखी है। सही बात है। तो ये थियोरेटिकल लेंस हमें मदद करता है चीजों को समझने में। राइट, जैसे मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किया है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के डेवलपमेंट्स हैं, तो अगर मुझे मीर शाइमर ना पता हो, अगर मुझे जोसेफ नाई ना पता हो, या मैंने नहीं पढ़ा हो, तो मैं उन चीजों को उस डेप्थ तक नहीं समझ सकती। तो पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंस एक आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट्स के साथ तो है ही है। और इन्हीं थिंकर्स, मतलब इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनके वर्क्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिक्स। और क्लासिक्स क्या है? क्लासिक्स आर द फाउंडेशन, या आप कह सकते हैं रेफरेंस बुक्स हैं। आप बार बार देखिए, हमारे जैसे फॉरेन मिनिस्टर वो चाणक्य की बात करते हैं, क्योंकि अगर किसी ने वो बात कह दी और हमने भी वो बात की, तो हम नया नहीं कह रहे हैं। तो बिना इन थिंकर्स के हम सोच नहीं सकते। मतलब we need some basis to start to think. Fine. So this is a reservoir, this is our heritage, and we have to understand, and they are the tools to understand. तो मैम, जो नए बच्चे आ रहे हैं, जेनजी या मिलेनियल्स, जो भी अभी पढ़ रहे हैं, इनमें एक प्रॉब्लम ये दिखाई देती है कि जो भी सोशल मीडिया है, वो सोशल मीडिया में जो मैसेज होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, उससे वो अपने ओपिनियन बना लेते हैं। ये या तो नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव होते हैं। तो इसे बैलेंस कैसे किया जाए, या पीएसआईआर को पढ़ते हुए इमोशनल ना होते हुए सिर्फ स्टडी तक उसको कैसे रखा जाए? ये तो आपकी एक जिम्मेदारी है कि अगर आप जब सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, तो यू कांट बी ओवर सेंसिटिव, यू कांट बी इमोशनल। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर क्या डिफाइन करता है? ब्यूरोक्रेसी इज अ रैशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज बेस्ड ऑन रूल्स। तो आपको यही तो प्रिपरेशन है। आपको इसी के साथ तो सीखना है कि कैसे हमारे जो ओपिनियंस हैं वो बायस्ड नहीं होने चाहिए। हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है, हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। हम देश ने हमारे ऊपर विश्वास किया और मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जिम्मेदारी है। तो और आपके पास मतलब एक डिस्ट्रिक्ट आप संभालेंगे, आप एक महकमा आपको संभालना है, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी
नॉन मैच्योर, आप मैच्योर नहीं हो तो आप उस जॉब में जाएं ही नहीं, इनफैक्ट आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि आप यू नीड टू ब्रिंग दैट मैच्योरिटी। और सोशल मीडिया इज गुड एंड बैड, डिपेंड्स अपॉन हाउ यू यूज इट। आप सोशल मीडिया का उपयोग करें फ्रेंड से कनेक्शन बनाए रखने के लिए, आप एंटरटेनमेंट के लिए, आप एंटरटेनमेंट को पढ़ाई नहीं मान सकते हैं और पढ़ाई को एंटरटेनमेंट नहीं मान सकते हैं। फाइन, तो सोशल मीडिया में मेन फोकस क्या है? एंटरटेनमेंट। यू वांट टू फ्रेशन अप, यू वांट टू बी अपडेटेड, बट योर ओपिनियंस हैव टू बी बेस्ड। या तो आप कुछ ओपिनियन ही ना बनाएं। हाँ, फाइन। जैसे मैंने कहा कि लोगों को इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में जानकारी नहीं है। मेरी जो जानकारी है वो जिन लोगों ने बहुत ही इस क्षेत्र में कोर कार्य किए हैं, जो इस क्षेत्र में अथॉरिटी माने जाते हैं, जिनके पास कुछ डेटा है, तो उस तरीके से आप करें तो ओपिनियन बनाए ही नहीं। बिल्कुल, अगर बनाना है तो ऑब्वियसली न्यूज़पेपर भी सोर्स नहीं होता है कि आप ओपिनियन बनाएं। न्यूज़पेपर एक इंफॉर्मेशन है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स जो हैं वो एक राइटर की अपना पर्सपेक्टिव है। फाइन, वो पर्सपेक्टिव को आप थ्योरी नहीं मान सकते हैं, उसको आप अल्टीमेट ट्रुथ नहीं मान सकते हैं। और ट्रुथ को जानना, सही चीजों को जानना कोई इतना आसान काम है नहीं, बिकॉज यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स। फाइन, जब हम पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ाते हैं तो उसमें शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है एलिगरी ऑफ केव से। फाइन, तो वो यही तो बताता है कि रियल नॉलेज और इल्यूजन ऑफ नॉलेज में कितना बड़ा अंतर है, जर्नी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कितना डिफिकल्ट है। और बेस्ट है कि यदि आप तथ्यों पर नहीं जा सकते हैं, यदि आप बेसिक रिसर्च पे नहीं जा सकते हैं, तो ओपिनियन ना बनाएं, या ओपिनियन को ट्रुथ का जामा ना पहनाए, या कि उसको उतना ये नहीं कि यही सच है। तो आपकी ओपिनियन हो सकती है, बट फैक्ट्स ओपिनियन से बहुत अलग हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम, एक और क्वेश्चन ये था कि अब जैसे यूपीएससी और एमपीएससी इन दोनों के सिलेबस सेम हो गए, 1750 मार्क्स का जो मेंस का सिलेबस है वो सेम हो गया है, तो क्या एमपीएससी के बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करने के लिए महाराष्ट्र छोड़ के दिल्ली जाना आप सजेस्ट करेंगी, या यहीं पे तैयारी हो सकती है? देखिए, दिल्ली जाना या यहाँ पे रहना, उसके लिए कई चीजें मैटर करती हैं। फाइन, प्रिपरेशन तो कहीं भी हो सकता है, जिसको पढ़ना है वो कहीं भी पढ़ सकता है। हमारे जैसे बच्चे हैं तो जो रेगुलर क्लास में आए हैं उन्होंने भी फर्स्ट रैंक लाई है, जो टैबलेट कोर्सेज में रहे हैं उन्होंने भी फर्स्ट रैंक लाई है। तो चीजें इतना फर्क नहीं पड़ती है, 19-20 का फर्क पड़ता है। लेकिन जब आप दिल्ली जा रहे हैं तो आपका डिसीजन, कई चीजें हैं ना, फाइनेंसेस है, वहाँ पे लिविंग कॉस्ट है, आपको हो सकता है वहाँ का क्लाइमेट सूट ना करे, आपको वहाँ का खाना सूट ना करे। तो अगर अफोर्डेबिलिटी है तो ऑब्वियसली दिल्ली जाना चाहिए जी, क्योंकि शायद मतलब दिल्ली में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली गए और कहीं भी चले गए, मतलब दिल्ली गए कहीं भी चले गए ऐसा नहीं है। जहां तक मैं ये कह रही हूँ कि मैं केवल अपनी पर्सनल बात कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वहां पर 24/7 उपलब्ध हूँ, और अगर कोई ऑफलाइन क्लास में होता है तो उसकी जो भी प्रॉब्लम है, उसके डाउट्स हैं, वो तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। अल्टीमेटली इन पर्सन जब हैं तो एक टीचर की और स्टूडेंट की एक बॉन्डिंग रहती है, एक वार्मथ रहती है, तो वो सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हमारा बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन किसी कारणों से पॉसिबल नहीं है, तो वी हैव टू गो फॉर नेक्स्ट बेस्ट। फाइन, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप पूना में पढ़ रहे हैं, आप कुछ टाइम के लिए दिल्ली आ सकते हैं। जैसे मैं हमेशा ये चाहूंगी कि मुझे क्लास में स्टूडेंट्स दिखें, क्योंकि एक टीचर पॉलिटिकल साइंस या जो भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं उनका अपना एक मेथड है कि वो डायलेक्टिक से आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे जब क्वेश्चन पूछते हैं तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है।
तो कोई भी टीचर हमेशा ये चाहेगा कि क्लास में बच्चे हों। वो उसका पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है। अब बच्चे का भी है कि बच्चे को ऑब्वियसली जब वो क्लास में है तो वो फर्क है, फाइन, क्योंकि एक वर्चुअल वर्ल्ड वर्चुअल है और एक रियल रियल है। अब सेकंड ये है कि अगर वो उपलब्ध नहीं है तो आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं दिल्ली नहीं जा पाया। आप यहाँ हैं तो यहाँ पर क्या बेस्ट, व्हाट इज बेस्ट, द बेस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, व्हाट इज बेस्ट पॉसिबल इन अ गिवन सिनेरियो, वो आपको सोचना है। और दिल्ली जाके कहीं भी चले जाना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जहाँ भी पढ़े आप पहले टीचर देखिए, वो टीचर क्या है। सिर्फ बिल्डिंग इज नॉट सेट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज टीचर की आपने क्या जानकारी ली, आपने रिजल्ट्स की क्या जानकारी ली, कि अब दिल्ली में क्या है, जैसे अब बिकॉज एक ट्रेंड है, जैसे आप कई लोग जानते होंगे पहाड़गंज उतरे और वहाँ पे होटल वालों के एजेंट्स रहेंगे कि चलो चलो चलो। नाउ दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैव स्टार्टेड इन कोचिंग आल्सो, कि आपको लोग सड़क पे पकड़ लेते हैं, बच्चे ये बताते हैं कि भाई यहाँ चलो यहाँ चलो यहाँ चलो। तो अगर आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आप कोई होमवर्क करके नहीं आए, आपको कहाँ पढ़ना है, किसके पास पढ़ना है, अगर आपकी फितरत में ही चीज़ों को सही तरीके से करने का कुछ है ही नहीं और आप ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, तो फिर खर्चा भी मत कीजिए, अपने ही शहर में रहिए। अगर आप समझ के आ रहे हैं, आपका पर्पस क्लियर है, आपका गोल क्लियर है, आपको ये पता है कि कहाँ क्या करना है, then definitely and affordability is also a question. तो मैम अगर पुणे के बच्चे दिल्ली नहीं जा पाएंगे किसी वजह से, तो क्या शुभ्रा मैम की क्लास यहाँ मिलेंगी? हाँ, नहीं, हम लोगों का तो सेंटर ही है यहाँ पर, बहुत टाइम से वो सेंटर चल रहा है। हमारा लाइव रिले होता है डेली, हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस होते हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, वो यहाँ पर आते हैं। मैं भी अक्सर यहाँ पे आती हूँ। तो वही मैंने कहा कि व्हाट इज बेस्ट पॉसिबल इन अ गिवन सिनेरियो। तो हमने एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर रखा है। हमारे पास कई मोड्स हैं, मोड्स इन द सेंस कि आप लाइव क्लास करें, आप टैबलेट में रिकॉर्डेड कर सकते हैं, आप कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर सकते हैं, आप 6 मंथ्स का कोर्स कर सकते हैं, आप 9 मंथ्स का कोर्स कर सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं चाहती हूँ कि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का दबाव ना हो, ना तो मानसिक दबाव हो, ना ही कोई फाइनेंशियल दबाव हो, और आपको आपके टोटलिटी में आपको जो भी ऑप्शन सूट करता है वो आप करें। आपको हर एक, हमारे यहाँ जो भी मोड आप करते हैं, उस मोड में वी विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट। हमारे लिए ये मैटर नहीं करता है कि ये कॉरेस्पॉन्डेंस का स्टूडेंट है या ये फुल टाइम स्टूडेंट है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि ये हमारा स्टूडेंट है, उसकी सक्सेस हमारी सक्सेस है, and how we can contribute to that. Fine. So you come to the institute, you get to know. अभी हमने मराठी मीडियम में भी we have started, हमारा हिंदी मीडियम भी है, और मराठी मीडियम में भी हमने जो बुक्स को ट्रांसलेट किया है, क्योंकि कई बच्चे, चूंकि MPSC में अभी तक ऑप्शनल नहीं था, और MPSC में वर्नाक्यूलर मीडियम के भी काफी बच्चे हैं, तो पहले ये बच्चे हिंदी में मेरे नोट्स पढ़ते थे। तो फिर जब ये सुविधा उपलब्ध हुई, मेरे अपने ही एक स्टूडेंट मिले जिन्होंने मेरा क्लास कर रखा है और जिन्हें मेरी टीचिंग स्टाइल पता है, क्योंकि आप ट्रांसलेशन भी एकदम लिटरल नहीं कर सकते हैं, है ना। ट्रांसलेशन इटसेल्फ इज एन आर्ट, एंड आप जिस इंसान का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ट्रांसलेटर शुड नो, राइट। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारा फैसिलिटीज हैं विच आर ग्रोइंग, एंड जिसको करना है, आई थिंक उसके लिए ये सब चीजें मैटर नहीं करती हैं। आप आए, आप मिले, आई थिंक आई एम वेरी एक्सेसिबल एज अ टीचर। आप दिल्ली आए, मिले, यहाँ पे आए, मिले, हमारे अन्य टीचर से मिले, अन्य मेंटोर से भी मिले, एंड इफ सम स्टूडेंट इज enrolled with us, it becomes our moral responsibility also, because if today people know me, they know me only as a teacher, fine. So, and because whatever name, fame, whatever I have is because
of me as a teacher. Right. Fine. So that is something, my profession as well as my moral and everything, because my life revolves around this. True. Or definitely I can say कि if you are with us, you are in the safe hands. इतना तो मैं कह सकती हूँ कि जैसे ह्यूमैनिटीज है, ह्यूमैनिटीज या कुछ भी आपको पढ़ाना है तो इतना आसान नहीं है. बिल्कुल. फाइन. अगर आपको 2 घंटे का पढ़ाना है तो उसके पीछे 20 घंटे की लेबर होती है. फाइन. और शायद 30 साल का एक्सपीरियंस भी होता है. तो बहुत सारी चीजें होती है. और हम जो चुनाव करते हैं, हमारे जो डिसीशंस है, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि आगे. इसी को संयोग कहते हैं कि कोई भी सक्सेस तब मिलती है ना जब सब चीजें, सभी कुछ एक तरीके से सेट हो जाए. तो एक अच्छा टीचर मिलना, एक अच्छा मित्र मिलना, एक अच्छा स्टूडेंट मिलना, सब एक संयोग की बात है. और जब सब संयोग होते हैं तभी जा करके शायद सक्सेस हो भी पाती है. एंड मैं इसीलिए मैं हमेशा मानती हूँ कि मेरे सक्सेस में शायद सबसे बड़ी भूमिका मेरे स्टूडेंट्स की है. अगर मेरे पास बहुत अच्छे स्टूडेंट्स नहीं आए होते तो भी मैं रिजल्ट नहीं ला पाती. फाइन. वो तो है. मैम अभी जैसे एमपीएससी के बच्चे तो मराठी मीडियम में एग्जाम देंगे. यूपीएससी के बच्चों की हमेशा एक क्वेश्चन ये होता है कि लैंग्वेज मैटर करती है क्या आंसर राइटिंग में? लैंग्वेज मैटर करती है, मीडियम मैटर नहीं करता है. ओके. देयर इज अ डिफरेंस इन मीडियम एंड लैंग्वेज. मीडियम दैट इज हिंदी मीडियम. नहीं, वो मैटर नहीं करता है. मेरे पास ऐसे बच्चे रहे हैं जो इंग्लिश में लेक्चर सुनते हैं वो हिंदी में लिख लेते हैं जी. इवन इंग्लिश का लेक्चर सुन के मराठी में लिखने वाले लोग भी हैं. आपको किसी एक लैंग्वेज पे कमांड करिए. ओके. फाइन. और लैंग्वेज आप कितनी खूबसूरती से उस चीज को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ये मैटर करता है. मीडियम नहीं मैटर करता है. इंडिया में इतनी सारी नेशनल लैंग्वेजेस हैं. रिसोर्स एक कंसर्न है कि रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए. तो अगर अब तो बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल भी है कि आप तुरंत ट्रांसलेशंस भी कर सकते हैं चीज़ों का. तो नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आप समझ किसी भी भाषा में लें, आप लेक्चर किसी भी भाषा में लें, आप कंटेंट किसी भाषा में पढ़ें, लेकिन जिस भाषा में आप लिख पाएं आपको वो भाषा का चुनाव करना है. ओके. तो मैम मराठी मीडियम के बच्चे अब तक मैंने जो देखा है वो इंग्लिश में आपके नोट्स खरीदते हैं और उसको खुद ट्रांसलेट करते हैं. अब मैं देख पा रही हूँ कि आपकी एक किताब आई है राज्यशास्त्र आणि अंतरराष्ट्रीय संबंध जो कि मराठी मीडियम में है. करेक्ट. तो इसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए. यही जो मैंने बताया, क्योंकि हमने ये महसूस किया कि स्टूडेंट्स को एक दिक्कत आती है. और अभी तक क्या था कि एमपीएससी में ऑप्शनल नहीं होता था. लेकिन अब है ऑप्शनल. तो पहले कुछ बच्चे जो मराठी मीडियम के थे, चूंकि उन्हें यूपीएससी देना होता था, तो वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते थे. और मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल साइंस का एक क्रेज है, क्योंकि उसका जो ओवरलैप बहुत ज्यादा है. आपके ऑप्शनल का ओवरलैप आपके जीएस, आपके एसए से बहुत ज्यादा है. फाइन. तो एक बड़ी संख्या में चूंकि लोग प्रिपरेशन करेंगे तो उनको उनकी मातृभाषा में अवेलेबल कराना, क्योंकि हिंदी में तो मेरे नोट्स ऑलरेडी थे ही. और यही मैंने कहा कि इसको आप केवल एक मैकेनिकल ट्रांसलेशन नहीं समझिए. ये जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है वो मेरे स्टूडेंट रहे हैं. वो मुझे एज अ टीचर समझते हैं और ये बहुत ऑर्गेनिक ट्रांसलेशन है. और आप केवल इसको ही पढ़िए, कुछ अन्य चीजों को नहीं पढ़ना है. अगर आप समझ सकते हैं तो हमारे हिंदी मीडियम के जो मेरे खुद के लेक्चर्स हैं वो भी अवेलेबल हैं. आप उसको भी इसके साथ एसोसिएट करके पढ़ें. और स्पेशली अगर आप अगले साल एग्जाम दे रहे हैं, मतलब ये बुक हम सजेस्ट कर सकते हैं. ये बुक आप सजेस्ट करिए. चाहे आप करें ना करें, बच्चे करने ही लगेंगे. वो तो है. मेरे जो मुझे लगता है कि जो भी बच्चे आते हैं वो रेफरेंस से ही आए हैं. हम लोगों ने बहुत ऑर्गेनिकली ग्रो किया है. हमने कभी भी कोई इस तरीके की मार्केटिंग या कुछ किया ही नहीं. तो मुझे ऐसे पता है कि वंस दिस थिंग रीचेस टू द स्टूडेंट्स, डेफिनेटली दे देमसेल्व्स विल स्टार्ट रिकमेंडिंग. राइट. मैम एक आपसे पूछना है कि ये कॉम्पिटिटिव फील्ड जो है ये पूरा मेल डोमिनेटेड फील्ड है. सारे डायरेक्टर्स जो बड़े बड़े हैं वो सारे मेल है. और मुझे लगता है आप अकेली है जो पूरे सेंट्रल लेवल से मार्केट डोमिनेट करते आई है. बच्चे आपको बहुत फॉलो करते हैं इंक्लूडिंग मी. बट
फिर आपको बीइंग लेडी डायरेक्टर क्या क्या चैलेंजेस जो थे वो झेलने पड़े? देखिए, मेरा एक स्वभाव है कि मैं जो चैलेंजेस हैं उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देती हूँ। ठीक है, चैलेंजेस रहते हैं, जी। एक लेडी टीचर पे ट्रस्ट करना, हाँ। या मान लीजिए आज क्या चीज़ें चल रही हैं, आज जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एक एजुटेक का कल्चर आ चुका है, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, दे उनको ऐसे मतलब दे आर वेरी पैट्रियार्कल इन देयर माइंडसेट। उनका माइंडसेट ऐसा रहता है कि नहीं, यदि कोई मेल टीचर है तो शायद उसके वेंचर में हमने इन्वेस्ट किया तो वो ज्यादा अच्छा सेफ है। मतलब दिस इज द थिंग विच आई हैव फोकस्ड। और ये एज अ वुमेन जो भी डिस्क्रिमिनेशन था वो फेस हुए बहुत लंबा टाइम हो चुका है। और उसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि मेरे मतलब अगर कोई कमी भी रही होगी तो जितना मुझे रिकॉग्निशन मिला और जितना मुझे बच्चों से प्यार मिला, तो वो चीज़ें अब कोई मेरे लिए मायने नहीं रखती है और मैं उसको सोचती भी नहीं हूँ। बिकॉज आई शुड सी नॉट व्हाट आई डिडंट गेट, आई शुड सी व्हाट आई हैव गॉट। और लकीली मुझे ऐसे लगता है कि अनपैरेलल है इस फील्ड में, अनपैरेलल है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स आल्सो। क्योंकि एक ही टीचर के कई बार क्लास मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 आए, ऑल इंडिया रैंक 2 आए, ऑल इंडिया रैंक 5 आए, 7 आए, टॉप 10 में 4-4 बच्चे आए, मतलब और मुझे क्या ही चाहिए। बिल्कुल फाइन। तो ऑब्वियसली एज अ वुमेन चैलेंजेस होते हैं, ट्रस्ट के चैलेंजेस होते हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरे केस में स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो एक शुरुआत में ट्रस्ट था, वो फेस खत्म हो चुका है। जी। और शुरुआत में मैं मतलब शुरुआत में लोग ये भी कहते थे कि कई बच्चे आते थे, कई मेल टीचर्स थे, तो वो ये भी कहते थे कि पॉलिटिकल साइंस जैसा विषय कोई लेडीज नहीं पढ़ा सकती हैं। हाँ। वो तो एक मैस्कुलिन मतलब मिथ्स का कोई अंत नहीं है। फाइन। बट मुझे ऐसे लगता है कि वुमेन आर नेचुरल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का जो एक कनेक्ट है, और इस प्रोफेशन की खूबसूरती ये है कि द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट आई हैव गॉट फ्रॉम माय स्टूडेंट्स, आप लव कहें, आप रिस्पेक्ट करें, तो दैट इज इटसेल्फ मतलब वेरी वैल्यूएबल। वो इतनी वैल्यूएबल है कि जो चीजों में लोग आपको अप्रोच नहीं करें, बट वो अब मायने नहीं रखती है मेरे लिए। ट्रू मैम, कि यूपीएससी का पैटर्न बदल रहा है और डिफिकल्ट होते जा रहा है, दिन ब दिन हर साल पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, और इसकी वजह से कुछ लोग कह रहे हैं कि हम सपने बेचते हैं, कोचिंग क्लासेस के लोग जो है। तो जो नए बच्चे आ रहे हैं या बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करें या क्या करना चाहिए? देखिए, ये सोच गलत है कि सपने बेचते हैं। हाँ। इनफैक्ट जो भी इंसान कुछ बेच रहा है, वो बेच रहा है, लेकिन सामने वाला खरीद रहा है। फाइन। तो केवल बेचने वाला जो है वो कल्प्रिट नहीं है, खरीदने वाला भी। आप कन्वीनियंटली इन चीजों को एक दूसरे, मतलब ये ब्लेम गेम का कोई मतलब नहीं है। और मैं तो ये कहती हूँ, और मैंने ये रियलाइज किया, और शायद बच्चे भी इस बात को रियलाइज करेंगे कि मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन जब वो हमारे क्लास में आते हैं तो वो ये बात कह के जाते हैं कि चाहे वो ग्रेजुएशन हो या पीजी हो, उन्होंने कभी भी इतना नई चीजों को समझा, इतना नहीं पढ़ा, इतना नहीं सीखा जो इस क्लास में उन्होंने सीखा। और जितने भी बच्चे जैसे जब फेयरवेल होता है जो लिख के जाते हैं, वो हमेशा यही लिख के जाते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के बियॉन्ड हमने लाइफ स्किल सीखे, हमारा चीजों को देखने का एक नजरिया बदला। वो जो है वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और कोचिंग्स में ऐसा नहीं है कि लोग हर इंसान, मैं ये सोचती हूँ कि हर इंसान अपनी तरफ से अपनी क्षमता के अनुसार अपना कार्य कर रहा है। आप कहीं भी ज्वाइन करें, आपने उसके ऊपर रिसर्च की है, आपने उस व्यक्ति को जाना है, आप किन चीजों को देख करके कोई क्लास आप जाते हैं,
आप कैरिस्मा से इम्पैक्ट हो जाते हैं, आप सोशल मीडिया से इम्पैक्ट हो जाते हैं, या वही है ना कि एक न्यूज़ के बेसिस पर कोई धारणा बनाना और एक रिसर्च के बेसिस पे कोई धारणा बनाना, ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। फाइन। और नेक्स्ट है कि बात सपने बेचने की नहीं है। भारत में यूपीएससी का जो क्रेज़ है, वो तो एक नेशनल हॉबी के रूप में हमेशा से ही जाना जाता है। क्योंकि आज भी जब पेरेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो गवर्नमेंट जॉब में हो। इंडिया में इसका प्रेफरेंस रहा है, ये हमारा कल्चर रहा है। फाइन। तो ऐसा नहीं है कि आप यूपीएससी में जाने का निर्णय इसलिए लेते हैं कि कोई कोचिंग वाला कह रहा है, आपका निर्णय है। बिल्कुल। फाइन। और आपने वो निर्णय लिया, जैसे कि एक मार्केट में जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रोड्यूसर की है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कंज्यूमर की भी होती है। फाइन। कि वो क्या चीज़ खरीद रहा है। फाइन। तो सपने भारत में शायद बच्चा पैदा होता है तभी से माँ बाप के ये सपने होते ही होते हैं। और कोचिंग इंडस्ट्री को उस दृष्टि से ना देखा जाए। ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं। यूपीएससी में जो पढ़ाई कराई जाती है वो इतनी आसान नहीं पढ़ाई होती है, बहुत डिफिकल्ट एग्ज़ाम है, बहुत डिमांडिंग एग्ज़ाम है। तो उसको एक इस मतलब उस इनफैक्ट अगर गवर्नमेंट इन इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करे तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी भी की जा सकती है। तो मेरे हिसाब से आप इसे सिर्फ एक एजुकेशन के माध्यम से आप इसे देखें और नॉलेज लीजिए। आपको अच्छा लगता है आप पढ़ें, किसी और के कहने से आप ना यूपीएससी करें ना आप करते हैं, इनफैक्ट कोई नहीं करता है। हर इंसान अपने मन में कुछ सोचता है और उसे बाहर से सिर्फ एक एफर्मेशन चाहिए होता है। इंसान करता हमेशा अपने मन की है। बिल्कुल। मैम, पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज आपकी? पेरेंट्स के लिए मैसेज ये है कि जो बच्चा है वो उसका अपना एक अस्तित्व है। उस बच्चे का जन्म आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए नहीं दिया है। पेरेंट्स should not create unnecessary burden, unnecessary expectations. ये जो हमारी जनरेशन है, they are already overburdened. There is so many challenges in the life. Try to understand. आप अपने वो बच्चा आपका है, आप उसको ओन करिए। उसका सक्सेस, उसका फेलियर से जो है आपके बच्चे के बारे में आपके पड़ोसी लोग क्या सोचते हैं, आपके रिश्तेदार क्या सोचते हैं, ये कुछ भी मैटर नहीं करता है। व्हाट मैटर्स इज कैन यू बी फ्रेंड टू योर चिल्ड्रन एंड जस्ट be supportive. Be supportive to their cause if they are on the right track. If they are doing something extremely wrong, obviously it is your responsibility to bring them back on the track. लेकिन आप अपने सपने बच्चों पर मत ला दिए और बच्चों को एक्सप्लोर करने दीजिए, करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने दीजिए, अच्छा एनवायरनमेंट बनाइए। और ये शायद हमारे यूथ, आप देखते हैं ना कि एक मेंटल इशू बहुत बड़ा है। उसमें आई डोंट थिंक कि जो एक फैमिली है उसको कोई साइकोलॉजिस्ट रिप्लेस कर सकता है या कोई और कंसल्टेंट रिप्लेस कर सकता है। जस्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट we lower down expectations, give them confidence, be there in their supportive role in whatever career they choose. And what should matter to you is your child and not what society, what relatives or what neighbors and what thing. Nobody is as important as you and your child. अभी भी आपने चेंजिंग ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम की बात की, और अगर हम देखें तो हमारी जो भारत की इंटरनेशनल रिलेशंस की पॉलिसी है वो पहले से ही नेबरहुड फर्स्ट की रही है। अब नेपाल में इतना बड़ा टर्मोइल है, बांग्लादेश में भी आपने देखा, या फिर चाइना की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो क्या अब इस प्रेजेंट सिनेरियो में हम नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी को चला सकते हैं या हमें पॉलिसी चेंज करनी चाहिए? नहीं, किसी भी देश की विदेश नीति में हमेशा
हाँ, जो नेबरहुड है उसकी प्राइमेसी कभी उसको लॉस नहीं कर सकते हैं। राइट, राइट, फाइन, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एनी कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी, उसके सक्सेस का क्राइटेरिया ही ये माना जाता है कि आप अपने नेबर्स के साथ कैसे डील कर रहे हैं। बिकॉज अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट इमर्ज हो रहा है वो भी नेबरहुड से होगा। अगर आपको ट्रेड करना है, आपको कोई और डेवलपमेंट्स करना है, तो नेबर्स आर फर्स्ट। और नेबर्स के साथ डील करना काफी चैलेंजिंग टास्क होता है। और रीजन क्या है कि आपकी जो, मान लीजिए आपके टेरिटोरियल इश्यूज हो सकते हैं, आपके वाटर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तो कभी भी नेबर्स के साथ डील करना उतना आसान काम नहीं होता है। और इसीलिए कहा जाता है ना कि फॉरेन पॉलिसी के रेजिलियंस का टेस्ट नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कभी भी नहीं चेंज होगी। भले उसके नाम बदलते रहें, चाहे आप गुजराल डॉक्ट्रिन कहें, चाहे आप पंचशील कहें, चाहे नेबरहुड फर्स्ट करें, in comparison to other regions, India has the most difficult neighborhood. Fine. The reason is कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में बहुत युद्ध रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी हैं जिसके कारण उनके रिलेशंस में बहुत क्वालिटेटिव चेंज आया। लेकिन साउथ एशिया क्या है, ये एक कंपैरेटिवली यंग एंटिटी है एक नेशन स्टेट के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो स्टेट्स बने हैं वो इंडिया के पार्टीशन से बने हैं। यहाँ के स्टेट्स के लिए एक आइडेंटिटी क्राइसिस है कि आप ये स्टैब्लिश करें कि आप इंडिया से अलग कैसे हैं। जी। फाइन। तो हमारे प्रॉब्लम्स बड़े मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल। और इंडिया के नेबरहुड में आसानी से आप ये नहीं कह सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में आप कोई बहुत विजिबल सक्सेस ला सकते हैं। बट इफ वी आर एबल टू मैनेज एंड मिनिमाइज, यहाँ पे मैं ये कहूंगी लेस इज मोर। अगर साल भर में एक दो टेररिस्ट अटैक ही हो रहे हैं या एक दो ऐसी चीजें हैं, तो लेट अस सी कि ये भी हमारा अचीवमेंट है कि 98 नहीं हुए। फाइन। तो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। वी हैव अ डिफिकल्ट नेबरहुड। We have to accept this fact that things are challenging because South Asia की लोकेशन ऐसी है, सेंटर ऑफ मेजर जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट का रहा है। यहाँ पे हम केवल बांग्लादेश से नहीं डील कर रहे हैं, हम वहाँ पर चाइना और यूएस, वो भी बहुत कॉम्पिटिटिव स्टेज में डील कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम कहें कि रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे इसके चांसेस कम हैं। तो अगर हम जहां पर हैं नेबर में, अभी हमें बहुत ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको बहुत वी हैव टू शो कि हम अपने थ्रेट्स को कैसे मिनिमाइज करें। और ये तो नेबरहुड फर्स्ट तो हमेशा चलेगा। बट मैम अगर देखा जाए तो भारत हमेशा बात करने की कोशिश करता है, राउंड्स ऑफ टॉक्स की कोशिश करता है, लेकिन जैसे सुन त्सू चाइना से जो थे, द आर्ट ऑफ वॉर वाले, है ना, उन्होंने कहा था कि चाइना विल नॉट बी फ्रेंड ऑफ सबऑर्डिनेट एंड हमारे ऊपर कोई नहीं है। तो क्या चाइना और इंडिया कभी साथ चल पाएंगे एशिया को लीड करने के लिए? देखिए, आपका जो पहला ऐसी सोच है कि क्या भारत और चाइना कभी साथ हो पाएंगे, तो फ्यूचर बहुत अनसर्टेन रहता है और फ्यूचर का प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक ट्रेंड एनालिसिस की जा सकती है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक जनरल प्रिंसिपल है, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड नो परमानेंट एनिमी। तो और हम आज किस तरीके के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हम रह रहे हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस में, जहाँ पर जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत कंटेक्चुअल होती हैं, बहुत इशू बेस्ड रिलेशनशिप्स होती हैं। तो एक स्पेसिफिक इशू है, वहां पर इंडिया और चाइना साथ में काम कर सकते हैं। एक दूसरा इशू है जहां इंडिया और चाइना एक दूसरे के अगेंस्ट भी हैं, हम उनके साथ एससीओ में काम कर सकते हैं, ब्रिक्स में काम कर सकते हैं। वहीं क्वाड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो चाइना
सोचता है कि वो एक नेगेटिव प्लेटफॉर्म है, जी, तो सभी संभावनाएं हैं, चाहे वो लाइफ हो या देशों के बीच की बात की जाए। रिलेशंस कभी लीनियर पैटर्न पे नहीं चलते, रिलेशंस कभी वन डायमेंशनल नहीं चलते हैं। राइट, फाइन, तो सभी संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, जी, इसलिए परफेक्ट कन्वर्जेंस और हम्म, दो नेबर्स के बीच में परफेक्ट कन्वर्जेंस नहीं हो सकता है। उनका अपना स्टाइल है, किसी भी देश का वो डिप्लोमेसी में क्या पोजीशन लेता है। तो अगर आप थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझते हैं, तो रैशनल एक्टर मॉडल जो सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल फैक्टर्स को इग्नोर करता है, वो अब वैलिड नहीं है। जी, हर देश की, जैसे हमारी अपनी एक पर्सनालिटी होती है, हमारी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, वैसे ही एक हर स्टेट की अपनी एक आइडेंटिटी और एक पर्सनालिटी होती है। तो इंडिया कैन नॉट गो चाइना वे, चाइना कैन नॉट गो इंडिया वे। right, We have our uniqueness, okay, and our uniqueness is we want to live in peace with the neighbors. China has China has a history which is of different history. They have different culture. तो चाइना का तरीका नेबर्स के साथ डील करने का सही है या भारत का सही है, ये सब बहुत सब्जेक्टिव है। और आई थिंक इंडिया एंड चाइना में कोई कंपटीशन नहीं है। इंडिया विल डेवलप अकॉर्डिंग टू इट्स ओन जीनियस, चाइना विल मूव अकॉर्डिंग टू देम, एंड दे आर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स which we come together on certain issue based convergences, और शायद यही हिस्ट्री रही है, यही चलता भी रहेगा। मैम आपके एक सेशन में मैंने सुना था कि आर्टिकल 19 जो है कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इज लिटमस टेस्ट टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉट, है ना? करेक्ट। तो चाइना अपने आप को डेमोक्रेटिक तो कहता है, लेकिन क्या सही में वो डेमोक्रेटिक कंट्री है? नहीं, चाइना अपने को डेमोक्रेटिक कहता है, बट चाइना जब डेमोक्रेटिक कहता है तो वो अपने आप को एक सोशलिस्ट डेमोक्रेसी हाँ, कहता है। तो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी और लिबरल डेमोक्रेसी ये दो अलग चीजें हैं। जी, तो जी, जो जी, भारत है वो लिबरल डेमोक्रेसी है। ओके, लिबरल डेमोक्रेसी जहां पर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। तो ओके, आर्टिकल 19 वो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट से संबंधित है। और चाइना डेमोक्रेटिक है या नहीं है, तो सबसे पहले हम डेमोक्रेसी को क्या समझते हैं राइट, और किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। China is a socialist democracy. ओके, They are free to call themselves. Obviously, China would never want कि उनको liberal democracy के लेंस से देखा भी जाए। राइट, उल्टा वो तो ये कोशिश करेंगे डेमोक्रेसी या सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। okay, फाइन। right, सो yes, before whether China is democracy, China never claims itself to be liberal democracy. right, चाइना तो कहता है कि जो इंडिया में भी डेमोक्रेसी है वो एक तरीके का वेस्टर्न मॉडल है, वेस्टर्न वैल्यू पर जी, बेस्ड जी, है, जी, और चाइना हमेशा एशियन वैल्यूज की बात करता है। जी, दे हैव देयर ओन मॉडल। ओके। मैम अभी आपने डेमोक्रेसी की बात करी, तो डेमोक्रेसी का जो सबसे पिलर जो इम्पोर्टेंट है वो है वोटिंग, इलेक्शंस। नहीं, वो लिबरल डेमोक्रेसी जो Liberal वेस्टर्न democracy. मॉडल, हम जनरलाइज नहीं कर सकते। ओके, तो इंडिया इज लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री ना, तो इलेक्शंस आर इम्पोर्टेंट इन इंडिया, और अभी आप जैसे देख रहे हैं कि एक पार्टी दूसरे पार्टी पे आरोप लगा रही है कंटिन्यू, तो यहाँ मतलब क्या हमारी डेमोक्रेसी सही में खतरे में है? नहीं, हमारी डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, हमारी डेमोक्रेसी बहुत हेल्दी डेमोक्रेसी है। ओके, फाइन। अगर इलेक्शंस में ये छीटाकशी नहीं होगी, इलेक्शंस में आरोप प्रत्यारोप नहीं होंगे, तो फिर इलेक्शंस का कोई मतलब ही नहीं रहता है। हाँ, क्योंकि आई बिलीव कि इलेक्शंस में ये सारी चीजें, मतलब दीज थिंग्स ऐड कलर टू द लाइफ। और Okay. बेस्ट पार्ट क्या है कि आवर पॉलिटिशियंस, आई फील दे आर वेरी प्रोफेशनल। ओके, प्रोफेशनल इन द सेंस कि हमारे पॉलिटिशियंस ये जानते हैं कि पर्सनल और पॉलिटिकल को कैसे अलग रखा जाए। जी, फाइन। सो जब आप पॉलिटिक्स में हैं, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप एक दूसरे के अगेंस्ट बोलेंगे ही बोलेंगे, बिल्कुल, ऑब्वियसली।
बात इलेक्शन की क्या, आप कोई कंपनी की ही बात कर दीजिए, आप कहीं की भी बात कर दीजिए, ये तो कंपटीशन है। जी जी जी। और इंडियन वोटर्स भी मैच्योर इनफ है, वो भी इस बात को समझते हैं। ये डांस ऑफ डेमोक्रेसी का एक इंटीग्रल पार्ट है, और शायद इसीलिए इंडिया की डेमोक्रेसी को बहुत कलरफुल डेमोक्रेसी बोला जाता है। इंडिया इज अ लैंड फॉर स्पाइसेस। तो अगर डेमोक्रेसी में ही मसाला नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि जो एक इंटरेस्ट है लोगों का, पॉलिटिकल इश्यूज में इंटरेस्ट है, वो तो सब इसी चीजों से आता है। तो इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में हो नहीं सकती है। रीजन ये है कि वी हैव अ ट्रेडिशन ऑफ डेमोक्रेसी। किसी भी देश में जो डेमोक्रेसी उसके पॉलिटिकल सिस्टम से ज्यादा उसके सोशल सिस्टम, उसकी हिस्ट्री, उसके कल्चर से चलती है। और डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट वोटिंग एंड गेम ऑफ नंबर। डेमोक्रेसी इज अ कल्चर। आई बिलीव दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन डेमोक्रेसी इज टॉलरेशन, डाइवर्सिटी, प्लुरलिटी। तो इंडिया का जो, अगर हम कहें यूएस की इकोनॉमी बहुत रिजिलियंट है। तो अगर मैं कहूँ इंडिया, तो इंडिया का जो सोशल कल्चर है या हमारा जो कल्चर बहुत रिजिलियंट है। और ये सारी चीजें आएंगी, जो वेस्टर्न मीडिया है वो इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में कुछ भी बोलेगा, बट दैट इज टू डीमोरलाइज अस। वी शुड बी प्राउड that in a country like India, जो बहुत ट्रेडिशन इतना दिन स्लेवरी में भी रहा, नया है, जो एक एंथुजियाज्म है, इंडियाज डेमोक्रेसी is a miracle actually. And India will always remain democratic. इंडिया ही तो एक ऐसा कंट्री है इन द थर्ड वर्ल्ड वेयर डेमोक्रेसी हैज बीन रिजिलियंट। हमारे पास इमरजेंसी जैसा भी सिनेरियो आया, लेकिन चीजें वापस आई, ट्रैक पे वापस आई, क्योंकि हमारा कल्चर है। फाइन। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी थ्रेट, एंड जस्ट एंजॉय these things, enjoy it, learn. That is a part and parcel of, आप देखिए अमेरिका में क्या पॉलिटिशियंस एक दूसरे के बारे में ऐसे नहीं बोलते हैं, है ना। लेकिन हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग है कि हम अपने को ही हमेशा गलत समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड देयर इज अ नीड टू चेंज द पर्सपेक्टिव। मैम, सोक्रेट्स ने गैटफ्लाई का एग्जांपल दिया था, और उसने कहा था कि एथेंस एक सोया हुआ नेशन स्टेट है और इसलिए मुझे उसे जगाना पड़ेगा। तो डू यू फील कि भारत में भी ऐसी कोई गैटफ्लाई की जरूरत है? नहीं, मुझे लगता है कि भारत के लोग वैसे ही भारत अब काफी बदल चुका है जी। और भारत के लोग, मैंने दुनिया भर में ट्रैवल किया है, बहुत जगह ट्रैवल किया है, तो भारत में कुछ खास है। फाइन। इसीलिए तो कहते हैं ना कि कुछ खास है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। और सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो भारत के लोगों में बेस्ट चीज है कि मैंने इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज आई हैव नॉट सीन, उस कुछ नहीं भी होते हुए मैंने यहाँ के लोगों में पेसिमिज्म नहीं देखा है। बिल्कुल। हमने यहाँ के लोगों में एक ऑप्टिमिज्म देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक रिजिलियंस, जो मैं रिजिलियंस की बात करती हूँ कि बहुत कम संसाधनों में भी हमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, हमारे आम इंसान ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो आई डोंट थिंक कि इस तरीके से या कोई इस तरीके की कोई समस्या है। एंड आई एम प्राउड टू बी इंडियन बिकॉज आई हैव नेवर फाउंड द एटीट्यूड लाइक, हमारे देश में चूंकि कमियां रही हैं, संसाधनों का अभाव रहा है, हमने स्ट्रगल किया है और उस स्ट्रगल से हमने बहुत सीखा है। एंड डेफिनेटली द स्पिरिट ऑफ अ नेशन इज हाई एंड वी आर डूइंग वेल अक्रॉस द सेक्टर्स। बट मैम, पॉलिटिकली अवेयर होना और एजुकेटेड होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। भारत में लिटरेसी रेट तो बहुत है, लेकिन पॉलिटिकल अवेयरनेस थोड़ी सी कम है, क्योंकि आज भी आप देखते हो 2000 रुपए में वोट बिक जाता है। एक मतलब इस तरीके से मैनिपुलेशन होता है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो क्या हम सही में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल नेशन बन पाएंगे? विश्व गुरु की अगर हम बात करें, हम लोग तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल नेशन है, क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिया, सर्वाइवल ऑफ इंडिया एज अ नेशन अपने आप में, मैं कह रही हूँ, मिरेकल है। क्योंकि कोई भी देश इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी डाइवर्सिटी, पॉवर्टी, चैलेंजेस, इतना इंटरनल चैलेंजेस, हमारा
एक्सट्रीमली अनफ्रेंडली नेबरहुड, फाइन। तो हमेशा मैंने इंडियंस में या यहाँ पर ऐसे देखा है कि हम हमेशा थोड़ा नेगेटिव चीजों को ज्यादा देखते हैं। हमने जो किया हम नहीं देखते हैं, हमने जो नहीं किया शायद हम उसको ज्यादा देखते हैं। ये ह्यूमन नेचर भी हो सकता है। तो नेशन स्टेट के फॉर्म में जैसे लिटरेसी एंड एजुकेशन इज डिफरेंट, बट एजुकेशन इज अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट। आप एजुकेशन से क्या समझते हैं? पॉलिटिकल अवेयरनेस इज अ पार्ट। आप ये देखिए कि अगर आप वास्तव में इलेक्टोरल बिहेवियर की स्टडीज करें तो इंडिया का जो वोटर है वो काफी मैच्योर माना जाएगा। आप एक भी जनरल इलेक्शन के रिजल्ट को आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये रिजल्ट गलत था। जिस समय जिसकी सरकार बननी थी उसी की ही सरकार बनी है, फाइन। तो ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, बिकॉज डेमोक्रेसी इज इन आवर ब्लड, फाइन, वेदर वर्ल्ड रिकॉग्नाइज इट और वर्ल्ड डज नॉट रिकॉग्नाइज। तो आप किसी भी इलेक्शन के रिजल्ट को आप ये नहीं कह सकते हैं ये गलत हुआ। वोटर्स बिकते हैं, शायद ये शब्द भी गलत है। एंड ठीक है, मतलब आप ये एक कंपटीशन है, फाइन, ये एक स्ट्रगल है, ये कंपटीशन है, पॉलिटिकल कट थ्रोट कंपटीशन है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस वोटर ने किसी पार्टी से पैसा लिया हो उसने उसी ही पार्टी को वोट दिया हो। पार्टी तो सभी को मतलब सभी पार्टियां सभी को, इट्स अ कैच ऑल पार्टी सिस्टम, फाइन। तो बट अल्टीमेटली वोटर्स टेक डिसीजन यूजिंग देयर माइंड, and I have a huge respect for Indian voters, and especially हमारे जो इलेक्शन के जो डिसीशंस हैं, मुझे लगता है कि वो मिडिल क्लास नहीं डिसाइड करता है, वो तो लोअर क्लास बहुत ज्यादा डिसाइड करता है, जो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि बेसिक एजुकेशन से भी डिप्राइव्ड हो। बट ये लोग गवर्नमेंट के स्कीम्स पर उनको इतनी डिपेंडेंसी है तो वो समझते हैं। हमें शायद हम लोग क्लासरूम में रहते हैं तो हमें पॉलिसीज पढ़नी पड़ती हैं, उसके नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पढ़ने समझने पड़ते हैं। पर ये जो एक वर्ग है इसका ये लिव्ड एक्सपीरियंस है, ये जानता है कि कौन क्या कर रहा है, किसने क्या कार्य किया है ग्राउंड लेवल के ऊपर। ग्राउंड लेवल की चीजें हमेशा आप देखिए कि लोग इलेक्शन से पहले सोचते हैं कि ये पार्टी जीतेगी, वो पार्टी जीतेगी, लेकिन अल्टीमेटली जिसने ग्राउंड पे कार्य किया है, और अभी जो वुमेन वोटर्स हैं उनका रोल बहुत डिसाइसिव हो गया है। दे आर प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल एंड वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भारत कहाँ था, कहाँ पहुंच गया है। और आई डोंट थिंक कि इंडिया मतलब जैसे जो वोटर्स हैं या देयर इज अ फंडामेंटल, एज फार एज द पीपल आर कंसर्न, democracy is non-negotiable. India can never become a totalitarian or authoritarian states because people will never accept this. आपने देखा जेपी आंदोलन हुआ भारत में, आपने देखा इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन हुआ, जब भी जरूरत पड़ी तो हुआ। और किसी भी में इलेक्टोरल वर्डिक्ट को आप ये नहीं कह सकते ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब जो हमेशा आरोप लगता आया है गवर्नमेंट पे, आपने उसको तो बिल्कुल खारिज कर दिया। क्योंकि आप जैसे there is a difference in what media says, there is a difference in what जो एक जर्नलिस्ट बात करते हैं और जो एक एकेडमिक्स में जब आप रिसर्च करते हैं, जब आपको डेटा पता होता है, आपको थ्योरीज पता होती है, तो एक डिफरेंट लेवल पे आप चीजों को समझते हैं। बिल्कुल, मतलब देश के अंदर सब सही है, आप ये कहना नहीं, सब तो कभी भी नहीं सही रहता क्योंकि मेजॉरिटी भारत जिस परिस्थिति में है, उसमें मैं हमेशा कहती हूँ मोर इज लेस इज ऑलवेज मोर। अगर 10 चीजें गलत हैं और 2 चीजें अच्छी हैं तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, फाइन। तो our optimism is our asset.
और इंडियंस में वो खास बात मैंने देखी है, वाह, भारत में भी। जी, इंडिया में रहना आप कह सकते हैं कि जो डे टू डे स्ट्रगल कम नहीं है, डे टू डे स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, आप दिल्ली में रहें, मेट्रो में चढ़ना एक स्ट्रगल है, मेट्रो में उतरना एक स्ट्रगल है। स्ट्रगल की कमी नहीं है, बट स्ट्रगल इज समहाउ वी हैव अडेप्टेड, वी हैव लर्न एंड वी आर इम्प्रूविंग। मैं तो एक 1% इम्प्रूवमेंट को मैं इम्प्रूवमेंट ही कहूंगी। ट्रू, फाइन, वो इम्प्रूवमेंट है और आगे चीजें डेवलप होंगी एंड डेफिनेटली आई थिंक कि वी विल मूव इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। ऑब्वियसली सभी चीजें तो कभी भी कहीं भी सही नहीं होती हैं, वो तो है, और कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। सही बात है, तो ऐसा नहीं है कि यूएस में सब हेवन है या ब्रिटेन में सब हेवन है। जी, और हम हमेशा जो पास में देखते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशंस, हमारा जो ग्राफ ऑफ एक्सपेक्टेशन ही बहुत हाई होता है। जी, 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 फाइन, तो बिल्कुल, हम थोड़ा रियलिस्टिक रहें, जी, प्रॉब्लम्स को समझें, क्योंकि इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन चलाना बहुत आसान काम नहीं है। बिल्कुल, वी हैव शॉर्टेज ऑफ द पीपल। यस, इवन हमारे जो ऑफिसर्स हैं, दे आर ओवरबर्डन्ड। Right. फाइन, स्टिल जो आप कह सकते हैं ना, इन कंपैरिजन टू डेवलप, आप बेस्ट चीज है कि आप किसी अन्य डेवलपिंग कंट्री से भारत की तुलना कीजिए, जी, साइज की तुलना कीजिए, Right. डाइवर्सिटी की तुलना कीजिए, Right, right. और गवर्नेंस की तुलना कीजिए। बेस्ट पार्ट है कि हम तुलना यूएस से करने लगते हैं, हम हाँ। यूके से करने लगते हैं। शायद ये भी एक अच्छी चीज है कि लोग हमारी तुलना अब उनसे करते हैं Right. कि हमारे यहाँ वैसा व्यवस्था क्यों नहीं है। तो बिल्कुल। हमको अपनी तुलना थोड़ा अपने साथ वालों के साथ भी करनी पड़ेगी। जी, जी, कॉम्प्लेक्सिटी, जियोपॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्सिटी समझनी पड़ेगी, कंटिन्यूएशन ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म समझना पड़ेगा, बहुत चीजें बिल्कुल। समझनी पड़ेंगी, जी, तब जी, जा जी। करके कोई क्या कर पा रहा है, कितना कर पा रहा है। क्योंकि हर चीजें हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। 90s के बाद डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, एवरीथिंग हैज बिकम सो मच इंटररिलेटेड। राइट, यस मैम, आपने अभी ग्लोबल विलेज की बात की टेक्निकली, है ना? सो मैम, आपको लगता है कि नेहरू जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जिनके अब बहुत चर्चा होती है और उनका कंपैरिजन होता है मोदी जी से, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई स्ट्रॉन्गेस्ट प्रधानमंत्री भारत को मिले हैं तो वो प्रधानमंत्री मोदी है। आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने सही में पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस हेरिटेज को आगे बढ़ाया है? एक स्ट्रॉन्गेस्ट पीएम में शायद आप नाम भूल गए इंदिरा गांधी जी इंदिरा का भी, गांधी, ऑफ कोर्स, है ना, क्योंकि जो 1971 की वॉर थी, वो एक बहुत प्राउड मूवमेंट था उस समय के जी, लिए। जी, जी, और हर व्यक्ति, मतलब जैसे आप गवर्नेंस में हैं तो हमेशा एक कॉन्टिन्यूटी रहेगी और चेंज रहेगा। okay, फाइन, क्योंकि हर देश के अपने कुछ फंडामेंटल कोर इंटरेस्ट्स होते हैं, जी, कोर गवर्नेंस है। जैसे चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर कार्य करना है। जी, और एक व्यक्ति, एक स्ट्रांग व्यक्ति है, एक लीडर स्ट्रांग है, जी, उसकी स्ट्रांग पोजीशन उसकी पार्टी की पोजीशन पर भी निर्भर करती है। जी, 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 क्योंकि नेहरू की वो पोजीशन क्यों थी? क्योंकि उस समय कांग्रेस सिस्टम था। हाँ, आज हम कह सकते हैं कि आज बीजेपी सिस्टम है। ओके, बीच के भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स थे, चाहे वो नरसिम्हा राव जी हो, जी, और अन्य प्राइम मिनिस्टर्स ने भी बहुत डिफिकल्ट टाइम में काफी अच्छे, इवन मनमोहन सिंह जी को भी बिल्कुल, मैं बिल्कुल, नहीं कहूंगी कि वो एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो अच्छे से चलाया। और उनका वीकनेस और स्ट्रेंथ उनकी पार्टी, जी, पर्सनैलिटी मैटर्स, बट आपकी पार्टी पोजीशन अल्टीमेटली बहुत ज्यादा मैटर करती है। बिल्कुल, तो मोदी जी का जो नेतृत्व है और उनका जो एक नंबर ऑफ सीट्स हैं जी, और अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स हैं, जी, क्योंकि जब आप जीतते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे जाता है। बिल्कुल, जब आपके पास कॉन्फिडेंस होता है तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा और मोटिवेशन भी रहता है। बिल्कुल, फाइन, और ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे। और मैं तो कहती हूँ कि जिन प्राइम मिनिस्टर्स ने सबसे डिफिकल्ट टाइम में इंडिया को
आगे किया या इंडिया को चलाया, जी, वी शुड नॉट फॉरगेट देम. of course. स्पेशली आई रिस्पेक्ट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की, जो स्पेशली जो उनका फर्स्ट टर्म था, वाजपेयी, जी, इसके साथ साथ नरसिम्हा राव. बिल्कुल. शायद नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी जो हैं, शायद उनका जो कंट्रीब्यूशन है जी, उसको और भी जी, क्योंकि एक ऐसा समय जहाँ पे आप स्टेबल हैं और आपकी जी. पार्टी स्टेबल है, तो लेकिन एक ऐसा समय जिसमें ना पार्टी स्टेबल है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, और उस समय नेतृत्व तो उस समय बहुत महत्वपूर्ण है. बिल्कुल. तो उसमें मैं वाजपेयी जी, मैं नरसिम्हा राव जी को और मैं मनमोहन सिंह जी को भी रखूंगी कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पीएम की बात करें, जी, जी, फाइन. और शायद उन लोगों के कंट्रीब्यूशन को याद नहीं करना एक तरीके का इनजस्टिस होगा, बिल्कुल. फाइन. क्योंकि कितना डिफिकल्ट समय था 91 का जो समय था. बिल्कुल. कोल्ड वॉर खत्म होता है, यूएसएसआर की वो पोजीशन नहीं रही, इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसमें आगे ले जाना, बिल्कुल. बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स लाना, और जब आपकी पार्टी माइनॉरिटी में है, जी. तो आई थिंक लीडरशिप तो उस समय वो लीडरशिप बहुत ज्यादा बिल्कुल, महत्वपूर्ण है. बिल्कुल. मैम, मोदी जी बहुत पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है, और अगर मैं कहूँ कि गांधी जी थे, गांधी जी जब अपने वक्त में एक नारा लगाते थे तो जनता रास्ते पे आ जाती थी, और उनके बाद मोदी जी है जो एक आवाज देते हैं तो जनता रास्ते पे आ जाती है. तो क्या मोदी जी की तुलना गांधी जी के साथ करना सही होगा? मुझे तो लगता है किसी की भी तुलना किसी के साथ करना नहीं सही करनी नहीं है, चाहिए. क्योंकि एवरी पर्सन इज यूनिक. राइट. हर इंसान की अपनी पर्सनालिटी में कुछ यूनिकनेस होती है, जी, हर जी. इंसान का अपना एक कैरिस्मा होता है. तो किसी की भी तुलना किसी से भी करना शायद नहीं करनी मैं चाहिए. नहीं पसंद करती हूँ, ओके. कि सबकी अपनी स्टाइल है, ओके. सबका अपना एक टाइम है, बिल्कुल. और हर इंसान का कंट्रीब्यूशन उसका अपना ही कंट्रीब्यूशन है. जी. और शायद मुझे ये भी लगता है कि कोई भी लीडर किसी और को रिप्लेस नहीं कर सकता है. That's true. गांधी अपनी जगह है, नेहरू अपनी जगह है, जी, जी. इंदिरा गांधी अपनी जगह है, और सबसे बड़ी बात है कि हम सब भारतीय हैं. That's true. तो एक्चुअली ये समझ में आ रहा है मैम कि आपको एक्सपर्ट क्यों कहा जाता है या फिलोसफर क्वीन क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपकी जो है वो बहुत ही मतलब हेरिटेज है ये पीएसआईआर के लिए. सो ये थे शुभ्रा मैम हमारे साथ, पीएसआईआर स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट, और इनको हम फिलोसफर क्वीन कहते हैं. बहुत पहले से ही हमने इनका नाम रखा था. और इसके साथ ही आज पॉडकास्ट के माध्यम से यूपीएससी और एमपीएससी इन दोनों ही बच्चों को अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे. सो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मैम को दोबारा पुणे में आप अगर मिलना चाहते हैं तो मैम को जल्दी से जल्दी बुलाइए. सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. थैंक यू.